नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल पे आके शो देखना और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, इतना सारा सारा आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है, हम लगातार नए-नए इंडस्ट्री के लीडर्स, नए-नए कॉर्पोरेट के लीडर और हर एक डोमेन के लीडर्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम के तरीके से बिल्डअप करें। ये चैनल अगर आप बिज़नेस माइंडसेट में हैं, अगर आप इसे बिज़नेस में जाना चाहते हैं, करियर को डेवलप करना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को सीखना चाहते हैं, हमारे पॉडकास्ट में लीडर हर एक विषय में अपने अनुभव से डीप एंड डाइव करके अपनी जानकारी देते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम बहुत सारी बातें तो आपसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताते रहिए। और आप किस बिज़नेस से में इंटरेस्टेड हैं, किस बिज़नेस से रिलेटेड आप गेस्ट को चाहते हैं कि मैं इनवाइट करूं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारा फ़ोन नंबर डिस्प्ले होता है वीडियो में, आप हमें व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस डोमेन से, उस बिज़नेस से रिलेटेड गेस्ट को आपसे मिलवाने की और उनके अनुभव के माध्यम से आप तक सवालों को, जवाबों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो जर्नी है मेंटरशिप की, मेंटर टू एंटरप्रेन्योर, मेंटर टू एजुकेट द बिजनेस पर्सनैलिटीज और लीडरशिप जर्नी की, ये जो हमने मुहिम छेड़ी है, ये आपके सपोर्ट के बिना पूरी नहीं हो सकती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शोज एंड कमिंग ऑन द चैनल अगेन, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट and share as much as you can. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नए शो में मिलने वाले हैं और इस शो में हम आपको मिलाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ में, जिन्होंने पीएचडी किया है इन मैनेजमेंट्स फ्रॉम टीएनबी यूनिवर्सिटी से और एमबीए फ्रॉम एलएनएम यूनिवर्सिटी दरभंगा से किया है, जो कि आज में करंटली वो चेयरपर्सन है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दिल्ली, और साथ के साथ वो ऑथर भी हैं एक बुक, जो बहुत फेमस बुक आपने पढ़ी होगी, जल माँ के नाम से। Dr. Mamtamai Priyadarshini, she is a successful entrepreneur, impassioned leader, and dedicated humanitarian with a strong community to environmentalists and water management. Currently, वो एक चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन दिल्ली के रूप में कार्यरत हैं और वो प्रेसिडेंट्स हैं इंडो नेपाल कल्चर फोरम की, and she has been recognized with the prestigious awards such as the Safal Uddami Samman and Dinkar Samman. इतने बड़ी लीडर के साथ में, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ में आज हम मिलने वाले हैं, जहां पर हम बहुत सारे चीज़ों को अनपैक करने वाले हैं। लीडरशिप से रिलेटेड हम बात करेंगे, बिजनेस से भी रिलेटेड बात करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। सो समय की कीमत को समझते हुए आइए हम स्वागत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे शो में आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और इसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही आपके लिए? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस तरह का शो जो आप स्टार्टअप और पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप के लिए लेके आए हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसे शोज को लोगों तक लेके जाया जाए और लोग सीखें, क्योंकि आजकल ज़माना है स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का, और नए नए बिजनेस चुनौतियों का रोज़ बरोज़ सबको सामना करना पड़ रहा है। इसमें आप जो हम लोग एमएसएमई में मेंटरशिप की बात करते हैं, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मेंद्र जी। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। आपने कहा कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, अगर बेसिक शुरुआत मैं ये करूँ कि फीमेल्स तो शुरू से ही मैनेजमेंट स्किल उन्होंने सीखा होता है, चाहे घर में हो, समाज में हो, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी में हो। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी। मैं बिहार के एक मुंगेर छोटे से शहर है, उससे आती हूँ। वहाँ पे जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, मेरे पापा के 4 बच्चे थे। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाया सिर्फ़ इसलिए जाता था कि उनको अच्छा घर-बर मिल सके। उस स्थिति में हमारे पापा प्रोफ़ेसर थे भूगोल के, डॉक्टर गिरिजानंदन सिंह, मम्मी शिक्षिका थी। उन लोगों ने हमें बचपन से शिक्षा के प्रति जागरूक किया, और उस टाइम पे जब
नौकरी की बात होती थी लोगों की कि सरकारी नौकरी में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। उस समय उन्होंने हमें कॉर्पोरेट का पाठ पढ़ाया और शुरुआत से ही हम लोगों को उन्होंने सिखाया कि अपने पैर पे खड़े होना है, अपने बलबूते पे खड़े होना है। तो मुझे तो प्रेरणा अपने घर से मिली है। मैम, जल संरक्षण और पर्यावरण में आपकी रुचि कैसे विकसित हुई? एक्चुअली जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि हमारे पापा भूगोल वेत्ता थे और मम्मी भी भूगोल की शिक्षिका थी, तो प्लेट टेक्टोनिक्स से लेकर के अक्षांश, देशांतर, पर्यावरण सब हम लोगों ने शुरू से पढ़ा। प्लस वहाँ पे जल की बहुत समस्या हुआ करती थी, पानी की बहुत कमी थी। हम लोगों को याद है कि बचपन में चापाकल था, उससे पानी को स्टोर करके टैंक में रखा जाता था और उस पानी को लोग अपने घरेलू काम में लगाते थे। तो उस समय हमें लगता था कि कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि हम गाँव-गाँव में हर जगह कम से कम अच्छे जल की उपलब्धता तो हो। पर उस समय जल संकट के लिए इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ी। फिर मैंने अपनी शिक्षा बॉटनी से, जैसे आपने बताया, मैंने मास्टर्स इन बॉटनी किया है। तो पादप विज्ञान में एक बार जाने के बाद पौधों से, पर्यावरण से, कृषि से और आसपास के परिवेश में रुचि जागृत हुई, जो अभी तक जारी है और आमरण जारी रहेगी, आजीवन जारी राइट, रहेगी। एज अ ऑथर भी हम लोग देख सकते हैं, आपने जल जी, माँ करके जो आपने एक बुक लिखी और जिसको रिकॉग्नाइज भी बहुत बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया। मैम, जी। थोड़ा सा मैं उस डायरेक्शन में बात करना चाहूँगा कि जल माँ पुस्तक लिखने की प्रेरणा क्या थी और ये किताब पाठकों को क्या संदेश देती है? जब मैंने जल माँ शीर्षक दिया धर्मेंद्र जी, तो लोगों को लगा कि जल की कोई माँ है। पर यहाँ पे इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएन का एसडीजी गोल है, जिसमें छठा गोल, 30 गोल्स हैं, उनके लक्ष्य हैं। उसमें छठा गोल जल को संरक्षित, संवर्धित जल जल के लिए है। उसमें उन्होंने 2021 में आया था, उनके जो वाटर का जो रिपोर्ट है, कि जल को अगर हमें संरक्षित करना है तो जल का मूल्य अभी सिर्फ इतना जाना जाता है कि आप इसको आर्थिक मूल्यों को देखा जाता है, लेकिन जब तक हम इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में इसको नहीं बचाएंगे, उसको नहीं देखेंगे जल के इन मूल्यों को, तब तक हम जल को बचा नहीं पाएंगे। ये उनके गोल में है। अगर हम पीछे से भी देखते आ रहे हैं तो हमारे पूर्वजों ने जल को, गंगा को जैसे पूजित पूजित है, गंगा माँ की संज्ञा दी गई है। हमारे कलश से लेकर के सारे जो है सो जल को हम एक तरह से पूजा करते हैं। कोई भी संस्कार हो जल के बिना पूरा नहीं होता। इवन यहाँ ही नहीं, देश में, विदेशों में, हर जगह जल को इस तरह से लोग सम्मानित रखे हैं बहुत टाइम से। तो अगर हम गंगा में पैर धो के जाना है, कलश को हमें पवित्र रखना है, इस तरह से जल को हमने मतलब संरक्षित किया, तभी जल बच पाएगा। तो हमारी जो जल माँ पुस्तक है, वो इसी को संदेश दे रही है। इसमें हमने एक सूत्रधार बनाया है कि जल की अगर कोई माँ होती, तो जैसे माँ से ज़्यादा कोई करुणा और दया और मातृत्व कहीं नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली। जल की अगर कोई माँ होती, तो जल अपनी विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे जल को आप केमिकल से परेशान कर रहे, परेशान रसायन कर रहे डाल हैं, रहे हैं, वाह। तो वो अपनी माँ के पास उस दर्द को कैसे दिखाता, कैसे, अगर जल को आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं, तो जल अपने कैसे भाव व्यक्त करता है। ऐसे हमने उनके 6 जो भाव है, उसको उसने अपनी माँ के पास अपने हिसाब से व्यक्त किया है। उसी भावाव्यक्ति जो जल की है, जल माँ के लिए, इसीलिए हमने जल माँ नाम दिया। और लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जल माँ कोई नहीं है। जल माँ, कुछ दोस्त हमारे कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा है, पर हम कहते हैं कि हर वो प्राणी, हर वो जीव, हर वो मानव जिसके मन में जल के प्रति थोड़ी सी भी करुणा है, थोड़ा सा भी जल के प्रति प्यार है, जल के प्रति संरक्षण के लिए वो कोशिश कर रहा है, हर वो इंसान के अंदर जल माँ है। जल माँ हमारी यही किताब। ग्रेट मैसेज मैम। थैंक यू। और मैम, मैं जानना चाहूँगा आपकी आपकी इतनी बड़ी जर्नी के साथ में आपने आपने एक सफल लीडर के रूप में भी आपने कार्यरत हैं और आप एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी आपको ये भारतवर्ष आपके लिए जानता है। मैं जानना चाहूँगा, एक सफल उद्यमी के रूप में आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और उनसे क्या सीखा? और मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा हो अगर आप किसी वाकया के साथ में, किसी उसके साथ में अगर आप हमें इस बारे में बता सकें तो बहुत बेहतर होगा।
इसके लिए मैं थोड़ा-सा अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। जब बिहार में हमारी शिक्षा पूरी हुई, मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी किया और एमबीए के बाद उसके बाद जब दिल्ली आना हुआ बिकॉज़ बिहार में इतने साधन नहीं थे, इतनी कंपनी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो हमने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में हमने 5 वर्षों तक नौकरी की। हर जगह जो है जा करके अपने आप को मतलब कि कैसे हम काम करें, उसी कैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में अपने आप को लेके जाएँ। हमने 5 साल तक जॉब किया। उसके बाद उस समय भी मेरे मन में था कि क्यों ना इसको लंबे समय तक इसको आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा जाए और साथ में हम बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, क्योंकि हमने वो सब झेला हुआ है और उसके साथ-साथ ही जो है एक लेगेसी क्रिएट किया जाए। तो हमने कंपनी शुरू करने के लिए एक दिन मैंने पापा को फ़ोन किया, सन 2007 की बात है। हमारे घर में सब नौकरी वाले हैं और सब अच्छी-अच्छी जगह पे हैं। तो हमारे परिवार में मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ जो बिज़नेस करती हूँ, तो एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी तो सबने शुरुआत करी है थोड़ी-थोड़ी। तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं काम नहीं करूँगी, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। हमारे परिवार के आस-पास के लोगों ने समझाया कि फीमेल के लिए वो भी 2007 में, वो भी दिल्ली में, छोटी जगह से आकर के बिज़नेस करना कितना मुश्किल काम है, एक स्टार्टअप स्थापित करना, बहुत सारी चुनौतियाँ थी। मैं कहूँगी इतनी चुनौतियाँ थी क्योंकि हमने 5 साल में बहुत नौकरी में बहुत कमाया नहीं था और उसके बाद जब आप बिज़नेस शुरू करने चाहते हो और आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिज़नेस है, पहला जनरेशन, मतलब हमें लेगेसी में बिज़नेस नहीं मिला था। उसके बाद जब हम मेंटोरशिप की बात करें, हमें कुछ नहीं पता जीएसटी उस समय वैट हुआ करता था, वैट क्या है, पेपर वर्क क्या है, अगर हमें प्रोडक्ट कौन-सा चुनूँ जिससे मैं मार्केट में अपने आप को स्थापित कर पाऊँ। साथ में आईसी कोड अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो आपको कोड लेना होगा, से लेकर के तमाम तरह की चुनौतियाँ प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप को क्या होता है और उस समय इतना डिजिटलाइज़ेशन भी नहीं था करेक्ट। कि आप इन सब चीज़ों को आप पढ़ पाएँ। आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी अपने आस-पास के लोगों से लेनी पड़ती थी, पर कॉम्पिटिशन इतना था कि कोई ये बताने को तैयार नहीं था और मैंने जब हेल्थ केयर में अपनी कंपनी शुरू की थी, उस समय मुझे लगता है कि पूरे फ़ील्ड में 1 या 2 महिला होगी, जो पुरुष प्रधान इस फ़ील्ड में अपना काम शुरू करने वाले थे। लेकिन उसके साथ पूँजी भी नहीं कि आपके पास बहुत पूँजी है जिसको लेकर के आप शुरू करते हो। हम लोग बिज़नेसमैन फैमिली के तो थे नहीं। राइट। पापा प्रोफ़ेसर, ऑनेस्ट प्रोफ़ेसर, हस्बैंड भी नौकरी कर रहे हैं। तो हमें लगा कि पूँजी तो होगी नहीं, तो कैसे काम शुरू किया जाए? तो हमने सोचा कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक कंपनी छोटी-सी प्रोप्राइटरशिप बनाई। साथ ही साथ हम प्रोडक्ट्स वैसे लेके जाएँ जो डिस्पोजेबल्स हो, जिसको जो है सो रिकरिंग मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है बिज़नेस में जो अभी भी मैं अब स्टेट चेयरपर्सन हूँ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की, मैं एमएसएमईज़ को मैं यही बताती हूँ कि ऐसी चीज़ जिसमें आप 3 साल तक आपको ब्रेक इवन है, आप 3 साल ये सोच के चलना है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा वो आपका उसी में लगेगा लेकिन साथ-साथ आपको सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है सस्टेन करना। आपके घर के खर्चे जब महीने के अंत में आते हैं, तो आपकी जो सारी जो स्वप्नशीलता है, वो ख़त्म होने लगती है क्योंकि आपको हर महीने का खर्चा तो नहीं रुकेगा, चाहे आप बिज़नेस में लंबा लेके जाएँ। फिर मैंने सोचा कि अगर हम बड़ा काम करेंगे मतलब बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, तो वो 6 महीने में एक बारी जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो हमने छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स जो हमारे आस-पास के जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो हमने नौकरी की थी, उनको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू कैसे सपोर्ट किया जाए, इस तरह से शुरू किया और जैसे आपने कहा कि एक वाकया बताना चाहूँगी, नौकरी के बाद कार का ड्राइवर को हम पैसे नहीं दे सकते थे, तो हमने अब मुझे बत्रा हॉस्पिटल जाना था, मैं उस टाइम पे रोहिणी में रहती थी और कार छोड़ कर के बिकॉज़ ड्राइवर को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज़ हमारे पास हमने पूँजी से शुरू नहीं किया जैसा हमने बताया। तो कार्ड तो था डायरेक्टर का, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का विज़िटिंग कार्ड था और मैं बस में सफ़र करके वहाँ गई, 3 बस चेंज करके बत्रा हॉस्पिटल में जा कर के वॉशरूम्स में पूरा प्रॉपरली अपने आप को ठीक करती थी क्योंकि गर्मी का टाइम था, समर था, 27 मई को हमने शुरू किया था ये, तो एकदम समर था। वहाँ जाके अपने आप को ठीक करके फिर
10 मिनट बैठ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्ड ले करके जा करके और फिर अपने आप को प्रेजेंट करते थे। हाँ, बहुत टफ था, बहुत टफ था, लेकिन वही है, अटल जी की पंक्ति है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से लिख के मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। बस यही मूल मंत्र रहा है और आज तक है। हाँ, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ इंस्पायरिंग स्टोरी विद अस मैम। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जिन सामाजिक परियोजनाओं पर काम किया है, उनमें से सबसे आपकी पसंदीदा परियोजना कौन सी रही और वो क्यों रही? जैसे कि अभी आपने जहाँ देखा होगा सामाजिक परियोजनाओं में कोरोना के टाइम पे, क्योंकि मैंने जैसे मैं अपने आप को अगर कहूँ तो जैसे आपने मुझे शुरू में भी बताया है कि मैं एक तो एमएसएमई कंपनी चलाती हूँ, साथ में जी, 2 कंपनी में डायरेक्टर हूँ। इसके साथ-साथ मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है, तो जल में हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित किया है और उसको लेकर के काम कर रही हूँ। तो मेरा मूल मंत्र जो रहा है कि हम हरित टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एक फील्ड है हमारा। और भी काम कर रही हूँ, जैसे हेरिटेज प्रोटेक्शन पे मैं काम कर रही हूँ, टूरिज़्म को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों के आसपास के जो मार्गदर्शक लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके शब्दों को, उनकी बातों को डिजिटलाइज़ करके, और ऐसी कई अलग-अलग परियोजनाएँ हैं। लेकिन अभी मैं जलवायु परिवर्तन का एकदम से अभी दौर आया है कि हर जगह बेमौसम बरसात से लेकर के कई चीज़ें हो रही है। तो हमें अभी लगता है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करें और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें, अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो। और उसके साथ-साथ एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा यूरिया और बाहर के जो जीएम हैं, जो बाहर से हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें म्यूटेट करके हम अपनी कृषि, हम अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकते, हम अपनी मिट्टी को ख़राब नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अगर जो जल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उनका ये दायित्व तो बनता है कि जल की ट्रीटमेंट करें, पर वो मिट्टी को गंदा नहीं कर सकते। सही, अगर जो मिट्टी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आपके वायु को प्रदूषित नहीं कर सकते। जो ये विसियस साइकिल जो बन रहा है ना, जो इस तरह का जो चक्र बन रहा है कि अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ इतना दायित्व है कि हमने जल को साफ कर दिया, पर उसकी गंदगी, उसके उसमें जो रसायन है वो हम मिट्टी में भेजे जा रहे हैं। अगर हम मिट्टी साफ कर रहे हैं तो उसको हम पौधों तक जा रहा है। ये जो चक्र है, उस सही, चक्र को अच्छी तरह से लेके चलना है। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पृथ्वी की तरफ है, और अगर हम सब ने मिलकर के इसको नहीं संभाला तो पृथ्वी आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल खराब हो जाएगी और वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो अभी मेरी सबसे बड़ा अभी जो कहते हैं कि इसी फील्ड में मैं काम कर रही हूँ कि कैसे जलवायु सबको संरक्षित करके और एक साथ मिला करके एक सही। प्रॉपर उस पे जाया जाए। डेफ़िनेटली मैम, बल्कि इस शो के माध्यम से भी हमारे लिसनर्स को और ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है जलवायु संरक्षण के बारे में सोचना, और के प्रति जिसके भी हिस्से में जो जिम्मेदारी आती वो उन पर अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं। और मैम, इसी शो को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, और जहां पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि भारत में जल संकट को हल करने के लिए आप कौन कौन से उपाय सुझाएंगी? जल संकट तभी हुआ है जब हम में जागरूकता नहीं रही है। तो सबसे पहला तो है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, और हम स्कूल में और बाहर जाकर के जल संरक्षण का पाठ नहीं पढ़ सकते। हमें घर से हर बच्चे को जल संरक्षण का पाठ पढ़ाना होगा। आपके जैसे जो जागरूक मीडिया के लोग हैं, उनको एक शो, मतलब मुझे लगता है कि हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि हम वाटर दिवस आ रहा है 22 मार्च को तो हम जल संरक्षण की बात करें। आपकी तरह हर समय, हर महीने आप लोगों को शो चला करके लोगों को अवेयर करना होगा। सरकार के साथ हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम जल को बचाएं। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा आ रही है तो उसके पानी को कैसे हम बचाएं, से लेकर के जो हमारे अलग अलग तरह के जो पॉन्ड्स हैं, तालाब है जिसमें हम गाद भर के उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको सफाई करानी होगी। मतलब मेरे ये कहना है कि हम जल संकट की तरफ ना बढ़ करके जल को पुनर्भरण करें,
पुनः संरक्षित करें। संरक्षण, संवर्धन और संचयन, इन तीनों उपायों पे हम लोगों को सबको सामुदायिक रूप से मिलकर के काम करना होगा, तभी ये जल बचेगा और संरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ रहेगा। ग्रेट एडवाइस। मैम मैं जानना चाहूँगा, अगर आपको भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने का अवसर मिले तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम इन जो 5 जो घटक हैं, इन सब घटकों को एक साथ, जैसे अभी मैंने शुरू में कहा कि हम जल, वायु से लेकर के जो भी हमारे पर्यावरण के घटक हैं जो प्रदूषित हो रहे हैं, उसको किस तरह से संभाला जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए, इसके प्रति जन जन में जागरूकता फैले और सरकार की तरफ से ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। पेड़ पौधे बहुत लगाए जाएं जो हमारे सुरक्षित क्षेत्र हैं, जैव विविधता की तरफ ध्यान दी जाए। और जैसे अभी जलवायु परिवर्तन पहले लगता था कि एक गिमिक है, अभी सब लोग इसके प्रति जागरूक होना चाह रहे हैं, सब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों को हम ज़्यादा अच्छे से संरक्षित करेंगे, संभाल के रखेंगे। हमारी तो पहली प्राथमिकता यही होगी, पर्यावरण हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वाह, ग्रेट। ममता मैम, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा वो कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस से रहा। करंटली मैं मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ का भी जर्नी रहा वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर से ही रहा। लेकिन इतनी देर आपसे बातचीत करने के बाद में जब मैं अपने लाइफ के गोल डिफाइन कर रहा था, वहाँ पर मैंने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर और इन्वायरमेंट को लास्ट में रखा हुआ था। और मुझे आपसे बातचीत करके लग रहा है कि एजुकेशन के बाद सीधा मुझे अपने लाइफ के अपने फोकस और एनर्जी को इन्वायरमेंट में पहले डाइवर्ट करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर को थोड़ा सा शायद वो कर सकते हैं। आपसे इतनी देर बातचीत करने के बाद में उन चीज़ों को आपने, मेरे खुद के फोकस को आपने डाइवर्ट किया, जिधर शायद मैं देख तो रहा था बट मैं किसी भी एक्शन के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के बारे में ही कंटिन्यू सोचता रहता था कि इस क्षेत्र में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए जैसे आपने शुरुआत में बताया कि कोई पहले आप थे अपनी फैमिली में बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। मैं मानता हूँ कि अभी स्टार्टअप इंडिया में लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं और सबको शायद लेगेसी नहीं मिल रही होगी, लेकिन सबको गाइडेंस और सबको सही मेंटरशिप की ज़रूर आवश्यकता है। आप जैसे लीडर से बात करके हम उनके लिए एक तरीके से एक ये रिसोर्स बिल्डअप कर रहे हैं जिसको जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और हम सब आपसे सीख करके वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरी आपसे इतनी देर बात करके अगर मुझे लगता है इंस्पायर हो सकता हूँ और पर्यावरण को प्रायोरिटी पे रख सकता हूँ, तो मेरे लिसनर्स ऑफ कोर्स ज़रूर सोचेंगे कि वो अपने डेली लाइफ में जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने जलवायु संरक्षण को लेकर के वो ज़रूर करेंगे। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपकी इस बात के लिए आपको बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। आपने कहा कि पर्यावरण को हमने रखा, उसके बाद हेल्थ रखा। अगर हमारा पर्यावरण ठीक हो गया तो स्वास्थ्य तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो वो तो है ही। एंड जैसे आपने कहा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मुझे, जैसे अभी पीछे कई जगह स्पीकर्स में उन्होंने भी यही सवाल किया था, तो मैंने यही कहा था कि हमें चॉइस करनी होगी, हमें चूज़ करना होगा। जैसे आपने प्रायोरिटी की है, कौन सी आपकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट पी। सेकंड, कौन सा आपका प्रोडक्ट है, आप क्या लेके आ रहे हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में किस तरफ जा रहे हैं। तीसरा, आपके पास पूंजी के क्या सोर्स है। पहले तो सीमित था, अब तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, एमएसएमई से लेकर के स्टार्टअप के लिए पॉलिसीज़ है। स्टार्टअप का अपना वेबसाइट है जहाँ पे जाकर रजिस्टर किया जाता है। पूंजी के लिए पहले आस पड़ोस के लोगों से मांगना पड़ता था, अब तो बैंक में इतनी सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में अगर इस साइट के माध्यम से अगर किसी को नहीं पता, तो हम लोग जो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में हम लोग फ्री में ये गाइड कर सकते हैं। जैसे मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत होती है जो हमने मिस किया है। हम चाहते हैं कि इस तरह कि अगर कोई भी गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ चूज़ करना होगा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो लंबे समय तक क्या वो पैसा हम संभाल पाएंगे, बचा पाएंगे, कमा पाएंगे, वो भी सस्टेनेबिलिटी है। चूज़ करना है अगर प्रोडक्ट को,
तो हम क्या प्लास्टिक जैसे प्रोडक्ट को चूज़ करें जो 3 महीने 2 साल के बाद बंद हो जाएगा? क्या हम वैसा चिट फंड टाइप प्रोडक्ट चूज़ करें जिसके आगे में बहुत सारे जो है लीगल इलीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? हमें सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ-साथ आपकी जो लॉयल्टी, डेडिकेशन, हम क्या करेंगे कि हमने आपको बेच दिया कोई सामान अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या सर्विस के फॉर्म में हो, उसके बाद उनका सैटिस्फैक्शन क्या है? अगर जब तक हम उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे, तब तक वो हमारे पास दोबारा नहीं आएँगे। तो कस्टमर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मेंटल वेल-बीइंग। हम ये जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी खुशी के कर रहे हैं, अपनी खुशी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो हम एकदम से पोस्ट कोविड इसको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, हमें स्ट्रेस में ना आए। अगर हमें लगता है कि कहीं है, तो हम थोड़ा-सा टाइम लें, समझें चीज़ों को। गाड़ी स्टार्ट करने के पहले भी पहले आपको स्टार्ट करने के बाद 5 मिनट सोचना चाहिए, उसके बाद हम रेकलेस ड्राइविंग करें। वाह, ग्रेट एडवाइस विद ग्रेट एग्जांपल। मैम मैं जानना चाहूँगा कि जब जो हमारे कॉर्पोरेट में लोग हैं जो जॉब में हैं बट आफ्टर 10 इयर्स 15 इयर्स और 20 इयर्स जब वो काम करते रहते हैं तो वो सोचते हैं खुद के उनके पास वो काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हो चुका होता है, वो पीपल मैनेजमेंट समझ चुके होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते करते उस बिज़नेस को भी समझने लगते हैं, तो वो खुद से भी उनके दिमाग में कोई ना कोई स्टार्टअप का आइडिया होता है, बिज़नेस करने की सोचते हैं। तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो जॉब में है, बिज़नेस करने का आइडिया भी है उनके दिमाग में, लेकिन उसको वो कैसे बैलेंस करें ताकि वो जॉब से एक बिज़नेस में स्विच कर सकें? इस बारे में हम थोड़ा अगर आप गाइड कर सकें तो। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो शुरू किया और उसके बाद देखा जाएगा, उस तरह के लोग, और दूसरे होते हैं कि थोड़ा-सा सिक्योर्ड चलना चाहते हैं। तो उस केस में मैं अगर पहले वाले हैं, तो उनके लिए तो मैंने ये भी कहा कि आपको ये सब चीज़ें चूज़ करिए और जाइए। लेकिन अगर हम सिक्योर्ड चलना चाहते हैं और 15 साल की नौकरी हमने की है, तो हमें सबसे पहले 3 साल का अपना या 6 मंथ का मिनिमम एक पैसा खर्चे का अलग रखना पड़ेगा। जब तक हमने ये नहीं रखा, तब तक हम शुरुआत नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपके परिवार को अगर 25 साल काम कर लिया है, तो आपका एक परिवार हुआ होगा, बच्चा होगा, उनकी एक ज़रूरत होगी, आपको उसको ध्यान में रखना ही होगा, आप उससे मुँह नहीं मोड़ सकते, फर्स्ट। सेकंड, जब हमने जो अनुभव लिया है और अगर हमें लगता है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आपके कस्टमर है, उस लाइन का अनुभव है, तो आप शुरू कीजिए, छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। जैसे मुझे डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्री से लेके प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अलग-अलग मार्केट होती है। आप उस मार्केट में सर्कल बनाइए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ कि हमने मशीनों का काम जब हमारी नौकरी जब हमने की थी, तो बहुत हाई-टेक मशीनें थी आँखों की। उसके बाद जब हमने काम शुरू किया तो हमें लगा कि 20 लाख की मशीनें हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो हम ऐसे डिस्पोजेबल्स के साथ काम शुरू करें जो हमारा तुरंत जाए। उसके बाद हमने कस्टमर्स को क्लासिफाई किया था कि हमारा सर्किल है, एक सर्किल है जिसमें 5 लोग हैं जो हमारे बहुत अपने हैं, उसके आगे वाले सर्किल में है वो थोड़े कम अपने हैं, उसके आगे वाले में कम अपने हैं। तो हमारा जो इनर सर्किल है, इनर सर्किल में जो लोग हैं वो हमारे अपने भी हैं, हमें प्रमोट भी करेंगे, तो हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें जिससे कम से कम हमारे खर्चे तो सिक्योर्ड हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम आगे बढ़ें, लेकिन साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी एंड कस्टमर रिटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम अपने आप को जो है सो पोस्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग हम चाहें कि वो सैटिस्फाई रहे जिससे कि उनके रेफरेंसेस से हम आगे बढ़ पाएँ। तो सबका यही है कि आप काम करिए और काम के साथ जो है आगे जो बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाले को छोड़िए मत, सबको लेके चलिए। सक्सेस तो मिलेगा ही, थोड़ा वक्त किसी का जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। मैम आपने सक्सेस की बात कही मैम ममता, मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से एक सक्सेस की क्या परिभाषा है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू? अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताना चाहूँगी। हाँ जी मैम, डेफिनेटली मैम, प्लीज गो डाइव इनटू दैट। हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ये होता है धर्मेंद्र जी कि एक पिरामिड होता है ऐसे। जब शुरुआत होती है तो हम होते हैं कि रोटी कपड़ा मकान वाली जगह पे, जहाँ पे हमें एक बेसिक चाहिए होता है। अगर हम उस टेबल में हैं तो हमारे लिए सक्सेस की परिभाषा रोटी कपड़ा और मकान है।
उसके एक स्टेप अगर हम वो सेटिस्फाई कर गए तो हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे हमारे लिए होता है एक सिक्योरिटी, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम समाज में अपने आप को थोड़ा-सा ठीक रख पाएँ। तो उस टेबल में आ गए तो आपके लिए सक्सेस का पैमाना होता है कि आस-पास के लोग जाने कि धर्मेंद्र जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस समाज में एक इज्जत है, आप ये कर रहे हैं, आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है। उस आप बहुत लोग नीचे के सक्सेस में खुश रहते हैं, दूसरे लोग इस सक्सेस में खुश रहते हैं और सबसे ऊपर का जो सक्सेस है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं 3 ही बता रही हूँ बिकॉज़ समय कम है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि उसमें आपके सक्सेस का पैमाना आपकी हैप्पीनेस होती है। मतलब मैं खुश हूँ आपके साथ बात करके, मुझे नहीं मतलब मुझे क्या पैसा मिल रहा है या आपको क्या पैसा मिल रहा है, हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान आ रहे हैं कि नहीं और इज़्ज़त आ के नहीं। ये मैं सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए सक्सेस का पैमाना ये है। तो अब हमें ढूँढना पड़ेगा कि हम अपने सक्सेस का पैमाना कहाँ निर्धारित करते हैं। मैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड में हूँ, बाकी सबके लिए सफलता का पैमाना अलग-अलग है। ग्रेट लेसन मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सच इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। मैम मैं जानना चाहूँगा कि एज अ चेयरपर्सन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और आपने पीएचडी किया और इसके साथ में आप 2 कंपनीज़ के डायरेक्टर भी हैं, यू हैव एंजॉयड अ लॉट ऑफ कोर्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। और जी। आप मैं जानना चाहूँगा मैम कि कभी आपने अपनी लाइफ में फेलियर को आपने एक्सेस किया हो, फेलियर को फेस किया हो, कैसे आपने उससे बाहर निकले, और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स और लिसनर्स को कि जब वो किसी फेलियर को फेस करें तो उनके लिए क्या बेस्ट एडवाइस होगी आपकी? फेलियर बार-बार फेस किया है, कहाँ फेस नहीं किया है, ज़िंदगी जर्नी है, आपको हर कदम पे आपका एक डील ख़त्म होती है तो फेलियर है, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो फेलियर है। फेलियर तो हर दिन है, आपका बच्चा भी आपसे बात नहीं कर रहा, वो भी एक फेलियर है। राइट। लेकिन ये आपने सही कहा, ज़िंदगी में ऐसे सेटबैक्स आते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, कोई रोलर कोस्टर राइड में नहीं आया है। लेकिन मैं अपनी बात अगर करूँ तो हमारे लिए फेलियर के जो रोक सकता है वो है परिवार। आपका परिवार का सपोर्ट, जैसे मैं अपने केस में कहूँ कि मेरे परिवार में पापा, मम्मी, भाई, बहन, मेरे पति, जैसे आपने कहा कि आप वाइफ के बिना कुछ नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाती इतना कुछ। तो परिवार, अगर आप बाहर से कोई भी कष्ट हो तो आप शेयरिंग करिए, आप लोगों के साथ डिस्कस करिए और साथ में जो हमारे सबसे ऊपर के जो भगवान हैं, हाँ। जैसे मैं बजरंगबली की पूजा करती हूँ, तो आप आधे घंटे का मेडिटेशन करिए। आधे घंटे का मेडिटेशन में जब आप बात करते हैं ना उनके साथ, तो आपको लगता है कि सरेंडर टू हिम, मतलब व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो आगे तो बढ़िया होगा ही। ब्राइटनेस तो सबकी लाइफ में है और डार्कनेस भी है, रात है तो दिन ज़रूर आएगा, हाँ। डेफ़िनेटली आएगा। हाँ। तो परिवार एंड भगवान, 2 लोग जो हैं और कुछ अच्छे लोग जो आपके दोस्त हैं। लेकिन शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपने आप में चीज़ों को ना रखी जाए, वो बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए। आजकल इतना स्ट्रेस है और लाइफ में लोग अपने आप को इस तरह से ले रहे हैं कि पता नहीं हमें ये नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। अभी 10th के मार्क्स का आपको याद है क्या? नहीं याद है। नहीं और यार। 12th के मार्क्स का याद है क्या? पर आप वो दिन याद करिए जब आपकी रात भर लाइट जलती होगी, या हमारे समय में लालटेन जलती थी और हम पढ़ते रहते थे, लगता था पता नहीं मार्क्स 75 के बदले अगर 72 आ गया तो मैं क्या करूँगी? वो याद है क्या? नहीं याद है ना। तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें भूल जाते हैं लोग, हर दिन नया है। वाह, वाह, वाह। मैम जब भी आपने अभी जैसे स्टूडेंट 10th और 12th का भी एग्ज़ाम्पल लिया, अभी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। बिहार बोर्ड के भी निकल गए हैं, डेट निकल गई है, यूपी बोर्ड की भी डेट निकल गई है। मैम कोई एक लाइन में मैसेज स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहेंगे जो इसमें बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंस आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो पूरा टीचिंग बैकग्राउंड रहा है और आप भी एक प्रोफेसर बतौर है, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज मैम अगर आप दे सकें? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, साथ में पेरेंट्स के लिए, आप पेरेंट्स तो दबाव ना दें बच्चों का। मैंने पहले भी कहा है कि कोई मायने नहीं रखता आपका क्या रिज़ल्ट आता है, आप क्या हो। अल्टीमेटली ये मायने रखता है कि आप ज़िंदगी में अंतिम समय में कहाँ हो। आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपने पूरा साल भर बहुत मेहनत की है, साल भर आपने मेहनत की है, लेकिन अब परिणाम का समय है। तो अब हम जब स्ट्रेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 5% कम भी आ गया तो ज़िंदगी में ये मार्क्स आगे मायने नहीं रखेगा। आपको ज़िंदगी की दौड़ में परीक्षा फल
आपके कर्म और आप कैसे समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं ये देगा, ना कि आपके मार्क्स। बहुत एग्जाम्पल्स सामने भरे पड़े हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक के कई लोगों ने, जिन्होंने कहाँ से जा करके और कहाँ अपनी जर्नी स्थापित की है। और मार्क्स का योगदान इसलिए है कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे समझते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है और स्ट्रेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को दबाव ना दें कि तो मार्क्स नहीं लाओगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैम, कपल ऑफ क्वेश्चन मोर इफ यू अलाउ मी टू कंटिन्यू यस फॉर। या यू कैन, मैम, बिकॉज वी आर टॉकिंग, हम लोग तो घर की तरह बात कर रहे हैं, हाँ जी पॉडकास्ट का मतलब ही यही है। यस मैम, मैं जानना चाहूँगा कि बतौर महिला आपके लिए कितना मुश्किल था इतनी बड़ी लीडरशिप की जर्नी तय करना, साथ के साथ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आपने कैसे बैलेंस किया, और आज आप जो इस पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी पोजीशन है और हर किसी के लिए संभव नहीं है यहाँ तक पहुँचना। तो आपके लिए कितना टिपिकल रहा इवन इंडियन कल्चर में? बहुत डिफ़िकल्ट है, और विशेषतः तब जब आप छोटी शहर से दिल्ली पे महानगर में आते हो। शुरू का वाक़या मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली आई थी और मुझे रास्ते तक नहीं पता था, एक दिन पापा लेकर के आ गए कि आप और मेरे हस्बैंड आ जाओ दिल्ली में और जा कर के वहाँ पे नौकरी ढूँढो। बहुत सारी चुनौतियाँ थी जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी से लेकर के आपके वैल्यूज़ से लेकर के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, लिमिटेशंस होती है जो हम नहीं पार कर सकते। शाम के 6 बजे 7 बजे के बाद आप दिल्ली से घर से बाहर नहीं निकल सकते। कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस जो है वो आप नहीं कर सकते। साथ में आपके छोटा बच्चा हो, जब हमने कंपनी शुरू की थी 2007 में, तो मेरा 2 साल का बच्चा था। तो वही मैं कहूँगी कि परिवार में जब तक कि हस्बैंड का सपोर्ट ना हो या आपके परिवार का सपोर्ट ना हो, महिलाओं को बहुत चुनौतियाँ होती है, उसमें सपोर्ट के बिना वो आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल है। और साथ में अपनी हिम्मत और आपके जो मूल्य हैं, जो सामाजिक पारिवारिक जो आपके मूल्य हैं, देखिए शॉर्ट सक्सेस कभी सफलता को नहीं तौल सकते। अगर हम 2 मिनट के लिए अपने मूल्यों को तोड़ करके सक्सेसफुल हो गए तो वो सक्सेस का पैमाना नहीं है। हमारे लिए जो हमारे बचपन में भी से हमने कहा है हमेशा कि मतलब कई बार सुना है, पापा लोगों ने सुनाया है कि सक्सेस जस्टिफाइज द मीन्स नहीं होता, मीन्स जस्टिफाइज द सक्सेस। आप किस मीन से सफलता को प्राप्त करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप सफलता को किस तरह से प्राप्त करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो महिलाओं के लिए सामंजस्य बनाना पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में और कॉर्पोरेट लाइफ में, एक सिक्योर जॉब नहीं है आपके कि टीचर की नौकरी है, आपके पास समय है कि इस टाइम पे आ जाइए, मुश्किल है पर असंभव नहीं है। हिम्मत, भगवान की कृपा और परिवार का साथ, ये तीनों चीज़ों मिला करके और अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। जैसा मैंने कहा कि वक्त लगा है, कोई लेगेसी हमें नहीं मिली है, लेकिन जर्नी जारी है और यात्रा लिखी जाए तो अच्छे से लिखी जाए, ये तो मैं मानती हूँ और इस पे मैं बिलीव करती हूँ। राइट, इवन आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो खुद अपने आप में एक थीसिस है, एक अपने आप में एक स्टडी, एक रिसर्च का विषय है मैम। जब मैं आपको इनवाइट कर रहा था तब आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेट, और वो चीज़ मुझे खुद ये इंस्पायर कर रही थी कि और मतलब सच में मुझे लग रहा था कि बातचीत करने के बाद में तो वो चीज़ और उभर के बाहर आई कि इतनी बड़ी जर्नी तय करना सच में बहुत मुश्किल। मैम, उसकी आप जो हमारी वर्किंग फीमेल्स हैं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? वर्किंग महिलाओं में 2 तरह के महिलाएं हैं, शादीशुदा है और जो सिंगल है। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। मेरा संदेश यही है कि हिम्मत रखिए और अपने पे भरोसा रखिए, और जब तक कि आप ठीक है, आप अपने आप को आगे कर रही हैं हिम्मत के साथ, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। आजकल तो इतने सारे डिजिटल होने के बाद आपके पास इतने सारे सुरक्षा के कई तरह के मौजूद हैं आपके पास टूल्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत करके अगर आप आगे बढ़ेंगी, कॉन्सेंट्रेट करेंगी किसी भी चीज़ में, तो कुछ भी असंभव नहीं है, आप करिए। और जहाँ ज़रूरत हो, तो मैं तो नारी सशक्तिकरण को बहुत प्रमोट करती हूँ धर्मेंद्र जी, यहाँ से लेकर के ग्रामीण जगहों पे जा कर के
दिल्ली से जाके वहाँ कृषि कल्याण में तो हमने यही किया है, जीविका दीदी से लेकर के सबको। दोनों का कमाना बहुत ज़रूरी है और दोनों को साथ में मिल करके काम करना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह से, तभी हम आपसी परिवार का और आर्थिक और मानसिक सामाजिक विकास कर पाएंगे। वाह, ग्रेट मैसेज मैम। हमारा ये पॉडकास्ट कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्री के टॉप लीडर, स्टार्टअप्स के जो डायरेक्टर होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो उन तक पहुंचता है ये पॉडकास्ट मैम। जी, हाउ दे शुड लीड द पीपल, हाउ दे शुड डेवलप द लीडरशिप स्किल्स वेरी मैम, नाइस। उनके लिए मैम कोई संदेश आप देना चाहेंगे? अगर ओनर्स के पास पहुंचता है तो आप लोग मेंटोर करिए। जिस जर्नी हम लोगों ने जो जर्नी तय की है, वो जर्नी से उसकी कठिनता से लोगों को गुजरना ना पड़े, उसकी जो स्मूथनेस है उससे लोगों को गुजरना पड़े। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते थे कि कई महापुरुष हुए, वो अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ गए, पर वो मिटे नहीं, उस पे अगर कोई चला नहीं। तो ये जो हमारे जो पद चिन्ह, जो आप जितने भी कॉर्पोरेट के ओनर्स, लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स दे रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो आगे बढ़ने का सलीका और मेंटोरशिप करिए। कम से कम 5 लोगों के अंदर अगर आपने स्टार्टअप की लाइट जला दी, तो वो लाइट जो है सो बहुत आगे तक जाएगी। और आजकल तो ज़माना है, लोगों को सिखाइए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए, हाथ दीजिए। वाह, ग्रेट ग्रेट मैम। कई बार हमारी रिसर्च अधूरी रह जाती है, कई बार समय की बाउंडेशन होती है, और जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चनर होता है वो क्वेश्चन हमारी सोच से परे होता है और हम आपसे पॉडकास्ट के दौरान नहीं पूछ पाते हैं। मैम, कोई ऐसा सवाल जो, या कोई ऐसी बात जो हमारे लिसनर्स तक आप कहना चाहें, जो हम इस सवाल के इस दौरान अपने माध्यम से नहीं पूछ पाए हों मैम? नहीं, आपने सारे सवाल को बहुत अच्छी तरह से लिया है और वेल रिसर्च्ड बहुत ढंग से लिया है, तो सवाल तो कुछ है ही नहीं, ये भी आपका सवाल नहीं थे, बस हम लोगों की एक नॉलेज शेयरिंग थी। आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए और हमने अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में, युवाओं से लेकर के जो भी हमें सुन रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी काम करिए, किसी भी काम को करिए, उसमें हिम्मत और साथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने कोई भी स्टार्टअप शुरू किया और वो 2 साल में नहीं चला, बंद करके फिर जॉब कर रहे हैं, तो आप पहले वर्किंग करिए कि क्यों हम शुरू करें, उसके बाद रिpercussion क्या होगा और उसको आगे तक लेके जाएँ। एकदम से शुरू किया एंथुसियाज़्म में और उसके बाद ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई काम शुरू किया, उसको अंत तक लेके जाइए। सपोर्ट्स के लिए हम लोग सब बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। राइट मैम, जैसे आपने सपोर्ट की बात करी मैम, इफ़ यू अलाउ मी, सो क्या मैं लिसनर्स को आपकी ईमेल आईडी या आपकी वेबसाइट का जो माय प्रियदर्शनी का है, इसका लिंक अवेलेबल करा सकता हूँ इस बिल्कुल करा सकते हैं। आपके नंबर पे अगर कोई कॉल करना चाहे तो डेफ़िनेटली धर्मेंद्र जी हमारे पास लेके आएँगे, हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और हम चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि टॉर्च की लाइट जो है सो ट्यूबलाइट होनी चाहिए, ट्यूबलाइट से सनलाइट बननी चाहिए, स्टार्टअप की लाइट जगह-जगह जलनी चाहिए और लोगों के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ लोगों को कैसे हम एम्प्लॉय करें। एमएसएमई एग्रीकल्चर के बाद सेकंड एम्प्लॉयर है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो आज जो सरकारी नौकरी की जो अंधाधुंध लोगों में मची हुई है कि मुझे यही लेना है, उसकी जगह अगर आपने कंपनी स्थापित कर दी, लोगों को, इतने लोगों को रोजगार दिया, इनके घर में तो चूल्हे जलाए, तो इससे बड़ा न शुभ काम कोई है। और प्लस मॉनेटरी रूप में भी इसमें आप बेहतर तरीके से इंडिपेंडेंटली ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं और लोगों का भला भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत जल्दी हम हमें आपसे भी फेस टू फेस मिलने की जरूर बिल्कुल, चाहेंगे और बहुत सारे बिल्कुल। अन्य मुद्दों पे बात करना चाहेंगे।